हमारी अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 1, इकाई 1, बिहार के एक गांव की कहानी, जिसमें बिहार के गाँव से जुड़े हुए बातों को रखा गया है, जिसमें बिहार के एक फतेहपुर गांव के बारे में इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का मकसद यह है कि हमारे बिहार के गाँव में कैसे अर्थ की व्यवस्था होती है। तो इस कहानी का नाम फतेहपुर गांव के नाम से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फतेहपुर गांव का नाम, फतेहपुर में श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा, जो फतेहपुर पटना से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से पूर्व की ओर स्थित है। फतेहपुर की सड़कें पे प्रायः बैलगाड़ी, मोटरगाड़ी, साइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में लगभग फतेहपुर गांव में लगभग 1500 परिवार रहते हैं और इस गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं और इस गांव की गरीब लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1/4 है, जो गांव का एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं। अगले चैप्टर में हम अगले पेज में देखते हैं कि फतेहपुर गांव में स्कूल एवं साथ ही एक डिग्री कॉलेज भी है। स्कूल एवं साथ ही एक डिग्री कॉलेज भी है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी हॉस्पिटल भी है, जहां रोगियों का उपचार, डाकघर की सुविधा होने के साथ ही इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जहां महिलाओं की संगोष्ठी अक्सर देखी जाती है। यहाँ पे सामुदायिक शौचालय एवं यहाँ की प्रसिद्ध काली मंदिर आधुनिक आकर्षण केंद्र भी उपलब्ध है। हम यह जानते हैं कि फतेहपुर गांव एवं अन्य कस्बों की तुलना में काफ़ी आधुनिक एवं उन्नत है। यहाँ की सड़कें, परिवहन संसाधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकास तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गाँव की सुविधा से कर सकते हैं। यह कुछ नज़ारा है जो फतेहपुर के गाँव की सड़कों का है, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से लोडेड। आगे हम जानते हैं कि फतेहपुर के बारे में कुछ और। फतेहपुर बिहार के गाँव से रिलेटेड कहानी को दर्शाता है। हम यह जानते हैं कि गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत कुछ बातें, जैसे इसमें शामिल है परिवहन, पशुपालन। गैर कृषि क्रियाएं के अंतर्गत कुछ इसमें से परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी आदि शामिल है, जिनमें लघु विनिर्माण और उत्पादन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का एक अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। सबसे पहले जानते हैं कि उत्पादन क्या कहलाता है। उत्पादन मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास के प्रति प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं। जैसे एक बढ़ई जब लकड़ी को काट छाँट कर उसे टेबल या कुर्सी बनाता है तो उसे उत्पादन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे उत्पादन के साधन में हमें पढ़ने को कुछ मिलेगा। उत्पादन के साधन में जैसे हम देख सकते हैं भूमि, हल, बैल, बीज, मजदूर, सिंचाई, दवाई इत्यादि आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह कारखानों में उत्पादन करने के लिए भूमि, मकान, मशीन, पूंजी, मजदूर, संगठनकर्ता, बाजार इत्यादि की सहयोग आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं उत्पादन के निम्नलिखित कितने प्रकार हैं। तो उत्पादन के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा व्यवस्था या संगठन, पांचवा उद्यम या साहस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमि के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। यहाँ हम यह देख सकते हैं कि भूमि के बारे में हम कुछ इस प्रकार समझेंगे कि भूमि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह अतिरिक्त पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज आदि सम्मिलित हैं। अर्थात प्राकृतिक में द्वारा मुफ्त में दी गई चीजें भूमि कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्राकृतिक से जो हमें निःशुल्क में प्राप्त हो सकता है उसे हम भूमि कह सकते हैं। हम इसको देखते चलेंगे। भौतिक संसाधनों के निर्माण में प्राकृतिक का अत्यधिक दोहन होता है। जैसे एक ही मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है। हम दूसरा नंबर देखेंगे 1.1 भूमि स्थिर देखेंगे हम क्या भूमि स्थिर है।
लैंड इज स्टैटिक। फतेहपुर के बारे में कुछ बातें। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जैसे हम जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो भी थे वह खेत खलिहान में बैलों की मदद से या अपने हाथों की मदद से कुदाल से खेती करते थे, पर आज के ज़माने में हम लोग एक बड़े ही पैमाने पे खेती करते हैं जिसमें हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं। हम यह जानेंगे कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होता है और हमें यह पता करना जरूरी होता है कि 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। हम आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में समझाया जा रहा है। तो देखिए, खरीफ फसल जो है यह जुलाई से अक्टूबर यानी बरसात के मौसम में किसान मुख्यतः धान एवं हरी सब्जियाँ उगाते हैं। यह हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसके बाद नवंबर से फरवरी यानी जाड़े के मौसम में रबी फसल अर्थात गेहूँ, दलहन, तिलहन एवं आलू की खेती होती है। और आगे हम देख सकते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अब हम देखेंगे बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो एक वर्ष में की गई भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध प्रणाली कहते हैं। अर्थात अगर हम किसी जमीन पे एक साल में 2 फसल को उपजा कर काटते हैं तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। और हमारे अंतर्गत आप लोग यह देख सकते हैं गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू इत्यादि का चित्र। यहाँ कुछ फतेहपुर के एक नामक किसान मुरारी के बारे में जानेंगे। ये 1960 से 70 के दशक में इनके पास 3 हेक्टेयर जमीन थे जिनमें अधिकतर असंचित भूमि थी। मुरारी का 3 बेटा था और तीनों पुत्र की मदद से इस भूमि पर अच्छा खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह सकते, लेकिन परिवार अपनी 2 भैंसों के दूध बेचकर, मतलब मुरारी की जो परिवार थी वो 2 भैंस रखी हुई थी जिनका दूध बेचकर अपने घर का भरण पोषण करती थी। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि मुरारी का मृत्यु होता है। फिर मृत्यु के बाद उनके बेटों से यह काम नहीं हो पाता है और उनके जमीनों में बंटवारे के कारण उनका जमीन घट जाता है और सभी लोगों को 1-1 हेक्टेयर जमीन प्राप्त होता है, जिससे उनकी खेती पहले जैसे नहीं हो पाती है। और देखिए, ये चित्र द्वारा हम आपको दिखाते हैं कि हमारे बिहार में कुछ पहले किस प्रकार की खेती होती थी। ये व्यक्ति हल और बैल के सहायता से खेती कर रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति बोझा ढोते हुए, यहाँ खादों का छिड़काव करते हुए, बीजों का छिड़काव करते हुए। अर्थात अब हम आगे देखेंगे श्रम। 2 नंबर जो था श्रम, सबसे पहले था क्या, तो सबसे 1 नंबर पे भूमि था, दूसरा नंबर पे श्रम था, तीसरा नंबर पे पूंजी था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग भूमि के बारे में जहाँ तक जान पाए, अब हम बढ़ते हैं श्रम की तरफ। तो श्रम में हम देखेंगे कि श्रम क्या है। तो देखिए, आमतौर पे श्रम 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार में, एक शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम, यानी कि एक फिजिकल लेबर और दूसरा मानसिक श्रम यानी मेंटल लेबर। अब इसमें हम देखते हैं कि श्रम क्या कहलाता है। तो श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। यानी कि जो हम मेहनत करते हैं अपने शरीर से या अपने दिमाग से, या हम पढ़ा करके बच्चों को जो श्रम करते हैं उसे मानसिक श्रम कहेंगे, और जो शरीर से कोई काम करके जो श्रम करते हैं वह शारीरिक श्रम कहलाता है, यानी फिजिकल लेबर कहलाता है। अब हम एक चीज़ इसमें विस्तार यह देख कर चलेंगे कि मजदूरी यानी कि शारीरिक श्रम, राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए किया जाता है, अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए की गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है। अब इसके अतिरिक्त हम इस चैप्टर में यह देखेंगे कि पूंजी, अर्थात तीसरे नंबर पे जो था, 1 नंबर पे क्या था भूमि, दूसरे नंबर पे श्रम और तीसरे नंबर पे था पूंजी। तो हम पूंजी में यह पढ़ेंगे कि आखिर पूंजी है क्या। पूंजी यानी कि जो पैसा होता है उसे हम पूंजी कह सकते हैं। आसान भाषा में बोले तो पूंजी का मतलब रुपए, पैसा लगाया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग व्यापार अर्थ में किया जाता है, व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन उसके भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम यह देखेंगे कि बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने, मकान आदि पूंजी के अंतर्गत आते हैं। तो हम यह जानें कि पूंजी आखिर कहलाता क्या है। तो हम यहाँ एक बड़े ही तौर पे देखेंगे कि दूसरे शब्दों में जानेंगे कि धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूंजी। अब हम देखेंगे आगे कि पूंजी आखिर कहलाती है क्या। तो हम इसमें अच्छा से देख सकते हैं, प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक जो हमें देता है उसे छोड़ करके जितना हम अपने मानसिक या शारीरिक श्रम से जो उत्पादन करते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, पूंजी। ये याद रखिएगा। पूंजी की व्यवस्था बहुत ही तरीकों से हो सकता है, जैसे कि हम अपना मानसिक परिश्रम करके या शारीरिक परिश्रम करके। अब एक चैप्टर हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि संगठन उत्पाद प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। संगठन यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलजुल करके अगर कोई उत्पादन क्रिया प्रक्रिया करते हैं तो वह सक्रिय साधन माना गया है। जैसे कि बहुत लोग किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो वह कार्य जल्दी। तो आगे हम देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था। इसमें एक हम सबसे विशेष तरीके से यह पढ़ेंगे साहस या उद्यमी यानी इंटरप्राइजेस।
के बारे में कुछ हम जानेंगे। अब साहस यानी उद्यमी क्या कहलाता है, तो हमें इसे विस्तार से पढ़ना होगा। उद्यमी या साहसी क्या कहलाता है? देखिए, इसमें उत्पादन करने में संगठनकर्ता या उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, लेकिन विभिन्न कारणों और विशेषकर भविष्य की अनिश्चितताओं के चलते उत्पादन में घाटा भी होता है। जैसे अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ हमें फायदा ही होगा, उसमें कुछ घाटे भी जरूर होते हैं जो जोखिम भरा होता है। अर्थात उत्पादन कार्य जोखिम भरे हुए होता है। जो जोखिम का वहन करता है उसे ही साहसी कहा जाता है, यानी उद्यमी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि साहसी या उद्यमी किसे कहा जाता है, यानी कि जो कोई बिजनेस करता है और करने के लिए हिम्मत जुटाता है, वह साहसी या उद्यमी कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि साहसी उद्यमी क्या कहलाता है। तो हम दूसरे शब्दों में यह समझते हैं, अतः उत्पादन में जोखिम उठाने का कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। जैसे कि हम देखे लो, श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी या उद्यमी एवं संगठन। तो हम सबसे पहले देखें कि भूमि यानी जमीन, जितना चीज हम जमीन से प्राप्त करते हैं वो भूमि के अंतर्गत आएगा। जितना चीज हम अपने मानसिक या शारीरिक परिश्रम से प्राप्त करेंगे उसे श्रम कहा जाएगा। जितना चीज के लिए हम साहस या जोखिम उठाएंगे उसे साहस या उद्यमी कहा जाएगा। संगठन यानी हम कुछ लोगों के साथ मिलकर अगर किसी कार्य को संपादित करते हैं तो उसे संगठन कहा जाता है। और पूंजी यानी कि इन सभी क्रियाओं से जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसे हम पूंजी कह सकते हैं। या पूंजी वह चीज है जिससे हम संगठन या श्रम या प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हम यह देखेंगे कि उत्पादन क्या हो, मतलब कि हम क्या पैदावार करें, किस चीज़ से हम अपने जीवन को चलाएं, उसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। जैसे हम खेती करते हैं तो खेती के अंतर्गत हम भूमि के द्वारा चावल, गेहूं, मक्का आदि का जो हम पैदावार कर सकते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन। उसे हम देखेंगे उत्पादन तथा उपयोगिता सृजन के तरीके। रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, सेवा उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता। सबसे पहले देखेंगे रूप, यानी हम किसी कार्य को किस ढंग से करेंगे उसे हम रूप उपयोगिता कर सकते हैं। स्थान यानी उस कार्य को हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसे हम स्थान उपयोगिता कर सकते हैं। समय यानी हम उसे किस ढंग से, कितने समय में और कब करें उसे हम समय उपयोगिता कर सकते हैं। और इसमें एक है क्या, तो स्वामित्व उपयोगिता। तो हम देखेंगे स्वामित्व उपयोगिता एवं सेवा ज्ञान। स्वामित्व, सेवा और ज्ञान। सेवा में हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई क्षेत्र में कार्य करें जिसे हम अपना प्रॉफिट एवं सामाजिक सेवा भी करें तो उसे हम सेवा उपयोगिता कर सकते हैं। ज्ञान यानी कि ऐसा उपयोगिता जिसमें हम अगले को कुछ ज्ञान भी दे सकें और जिससे हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए उसे हम सेवा उपयोगिता भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितना हम लोगों को पढ़ना था उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी अभी हम देखेंगे यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन। जैसे उपभोग की वस्तुएं यानी एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तु। एक टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु का मतलब यह होगा कि हम ऐसे वस्तु का उपयोग करेंगे जो उपयोग करने के कुछ समय बाद उसका हम फिर मरम्मत करके और उसे हम उपयोग में नहीं ला जा सकते हैं। लेकिन टिकाऊ वस्तु यानी कि हम उसे उपयोग करके और एक लंबे समयों के लिए चला सकते हैं, उसे हम टिकाऊ वस्तु कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे उत्पादक वस्तुएं, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तु और एक टिकाऊ वस्तु, यानी कि हम अपने कार्यों में लाए जाने वाले ऐसे वस्तु जिसे हम एक लंबे समय तक चलाएंगे तो उसे हम टिकाऊ बोलेंगे, और जो एक निर्धारित समय तक चलेगा उसे हम गैर टिकाऊ वस्तु कह सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमको जितना जानना था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे, हम आपको बता चुके थे कि उत्पादन के 5 साधन प्रमुख हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन और साहस या उद्यम। तो यह चैप्टर समाप्त होता है इसी के साथ। अब हम करेंगे क्या, तो इसका क्वेश्चन आंसर तो हम पार्ट टू में हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम स्मार्ट स्टडी पॉइंट है। मैं अपने कोचिंग क्लास संस्थान के नाम पे इसका नाम स्मार्ट स्टडी पॉइंट रखा हूँ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके।